नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो जीके जीएस की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें टोटल 30 वीडियो आने वाली है, उन 30 वीडियो में से आज आप 17वीं क्लास को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 16 क्लास प्रोवाइड करा दिया है और जो बच्चे PDF ग्रुप में हैं उनको PDF भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देख समझ रहे होंगे और अपने तैयारी को एक बेहतर अंजाम की तरफ ले जा रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इससे पहले बता दूँ कि जो बच्चे टुडे एग्जाम का कंटेंट लेना चाहते हैं, ये जो मोबाइल नंबर है इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को भी क्लिक करेंगे तो आपको व्हाट्सअप पे ले जाएगा। व्हाट्सअप मैसेज करके ही आप प्राप्त कर सकते हैं। एकमात्र ठिकाना है मेरा इस समय, न तो कोई एप्लीकेशन है न कोई अन्य फील्ड है, सिर्फ यूट्यूब और ये मोबाइल नंबर के जरिए कंटेंट देता हूँ और यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। भैया भविष्य में जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। देखिए, ई बुक ही अपने आप में एसएससी के लिए सफिशियंट है, लेकिन एग्जाम तक आपको अपडेट भी रखना है, इसीलिए यह सीरीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोनों के बदौलत ही हमने शुरू से कहते आया हूं कि आपको एसएससी के एग्जाम में बढ़िया से बेहतर करा के दूंगा और 3-3 4-4 एग्जाम हुआ, आपने देखा भी होगा कि कितना बेहतर साबित हुआ। पहला जो प्रश्न है, बास्केटबॉल खेल में हुप या घेरा का त्रिज्या कितना होता है। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि मुझे है ना 4:15 बजे तक ड्यूटी पे जाना होगा, ठीक है। तो बास्केटबॉल खेल में हुप का या घेरा का त्रिज्या जो है ये 23 सेंटीमीटर होता है भाई, 23 सेंटीमीटर। हुप या घेरा का जो आपका रेडियस होता है ये कितना होता है, 23 सेंटीमीटर। अगर इसी चीज़ को डायामीटर में बदल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 46 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दादा, 46 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। दोनों बात ध्यान रखेंगे, डायामीटर रेडियस का दोगुना होता है या डायामीटर का हाफ रेडियस होता है, ये तो आप हमसे बेहतर जानते हैं, तो ये आप ध्यान रखना है। इसके अलावा इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इससे पहले हमने आपको पास्ट में फुटबॉल का, हॉकी का, इस ग्राउंड का जो है चित्र दिखाकर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया था ताकि आप भूलो नहीं, क्योंकि इस बार भी एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि बास्केटबॉल में जो कोर्ट होती है उसमें अगर सेंटर सर्किल को न मानते हुए एक साइड की जो लाइन है उसकी लंबाई कितनी होगी, ऐसे प्रश्न पूछा है। इस इमेज के ऊपर ड्रॉ करोगे तो मैं क्या बोला वो समझ में अच्छे से आ जाएगा आपको। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि बास्केटबॉल के अंदर जो कोर्ट होती है और जो उस कोर्ट के अंदर जो सेंटर सर्किल होती है, ये वाला हरा वाला जो है ये सेंटर सर्किल है, इस सेंटर सर्किल को न मानते हुए मतलब भुला दिया जाए, है ना, तो उसके बाद एक साइड की जो ये लाइन होता है जो किनारे को टच होता है तो इसकी लेंथ कितनी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो बहुत जरूरी होता है कि आप सभी कोर्ट के पैमाने को अच्छे से जो है माइंड करके रहो ताकि आप एग्जाम में अच्छा कर पाओ। तो यहां मैं समझाता हूं। सबसे पहले जो कोर्ट की आप लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे देख रहे हैं, ये कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई है दादा 28 गुने 15। 28 है आपका लेंथ और विड्थ जो है ये आपका 15 है लंबाई और चौड़ाई। ये जो क्वेश्चन एग्जामिनर करा कि भाई सेंटर सर्किल को न मानते हुए, तो सबसे पहले अगर अपने को सेंटर सर्किल का डायामीटर पता हो तभी मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे पाऊंगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि बास्केटबॉल खेल के अंदर सेंटर सर्किल का डायामीटर कितना होता है, तो 3.6 मीटर होता है। कितना होता है, 3.6 मीटर होता है, जो यहाँ पे आपको एरो से दर्शाया गया दिख रहा होगा, ठीक है भाई। तो 3.6 मीटर जो है ये आपका सेंटर सर्किल का डायामीटर हो गया। अगर इसी 3.6 मीटर तो हो गया डायामीटर। इसके अलावा अगर ये जो क्वेश्चन पूछा है कि भाई सेंटर सर्किल को छोड़ते हुए एक साइड की लाइन की लंबाई कितनी होगी, तो टोटल 15 मीटर है। 15 को सेंटर में यहाँ से तोड़ेंगे तो 7.5 मीटर होगा, 7.5 मीटर। और इसको तो पूरा घटा देना है ना 3.6, तो मैं पूरा जम्मे में से ही 15 में से 3.6 घटा देता हूँ तो कितना हो जाएगा जी 11.4। 11.4 का एक साइड में कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 5.7 या 5 10 7 9 14, है ना, ठीक है। 5.7 मीटर इसका आंसर था जी, है ना, कि सेंटर सर्किल को भुला देने के बाद ये रेखा की लंबाई कितनी होगी, क्योंकि ये टोटल है 15 और ये बीच का पोर्शन है 3.6, है ना, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा आपका 5.7। आप हमसे मैथ बेहतर ही जानते हैं। इसके अलावा और भी जो चीज लिखा है ना यहाँ पे जो लिखा है आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं पॉइंट में लिख रखा हूं, तो आप पॉइंट के पास मैं आपको ले चलता हूं। देखिए, बास्केटबॉल में जो कोर्ट की आयाम होती है 28 गुने 15 होती है, जैसा कि अभी आपने देखा और इससे आपने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया तो एकदम याद हो गया होगा। बास्केटबॉल में हुप का जो व्यास होता है ये 46 सेंटीमीटर होता है। रेडियस बना के क्वेश्चन बनाया था हमने, तो 23 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। और आप भी याद रख सकते हो, जैसे मानव में जो क्रोमोजोम होता है वो 23 जोड़ी या 46 होते हैं, तो इससे भी आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हो। जैसे याद रह पाए रखो, क्वेश्चन को कूच दो, है ना। इसके अलावा 18 इंच होता है, अगर इसे इंच में तब्दील किया जाए तो
अगर एक क्वेश्चन और पूछे जाए कि ये जो हुप बाबा है बास्केटबॉल के अंदर, तो इसको ग्राउंड लेवल से कितने ऊंचाई पे लगाया जाता है, मान लीजिए ये पृथ्वी है तो इससे जो है ना ये 3 मीटर 3.0448 होता है ना, तो आपको 3 मीटर याद रखना है या 10 फीट याद रखना है ना, 3.048 इसके समथिंग होता है, लेकिन 3 मीटर या 10 फीट याद रखना है कि हुप को जो है ग्राउंड लेवल से इतने ऊंचाई पर लगाया जाता है। एक मैंने वॉलीबॉल में बताया था महिला और पुरुष में नेट की ऊंचाई है ना, तो वॉलीबॉल में जो महिला की नेट की ऊंचाई थी ये 2.24 मीटर थी और पुरुष वाला जो नेट की ऊंचाई थी ये 2.43 मीटर थी, है ना। वॉलीबॉल में 6 गो खिलाड़ी होता है और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होता है। फिलहाल मैं यहाँ पे बास्केटबॉल पढ़ रहा हूँ। बास्केटबॉल जो प्रतियोगिता होती है इसकी शासी निकाय जो आपका ऑथराइज्ड बॉडी है जो उनको होस्ट मतलब ऑर्गेनाइज वगैरह करवाता है, जैसे क्रिकेट इंडिया में बीसीसीआई के द्वारा करवाया जाता है, तो वैसे जो बास्केटबॉल के लिए शासी निकाय है वर्ल्ड स्तर पे इनको फीबा बोलते हैं और इसकी स्थापना 1932 के अंदर हुआ था और इनका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर है स्थित है। इनके अलावा बास्केटबॉल से जुड़ी कुछ प्रमुख शब्द जैसे रिबाउंड। एक बार मैं कैरम खेल रहा था तो वहां भी एक बच्चा रिबाउंड शब्द का इस्तेमाल किया था। मुझे इतने कैरम खेलने नहीं आता तो मोबाइल में खेल रहा था, तो रिबाउंड यहाँ पर भी होता है। रिबाउंड शायद कैरम में भी होता है, एकदम कंफर्म नहीं क्योंकि मुझे कैरम खेलने नहीं आता है। इसके अलावा अंडरहेड, ओवरहेड, डबल ट्रिपल फॉल, फ्री थ्रो, एयर बॉल, ये सभी के सभी जो है आपके किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है। यहाँ पे फ्री थ्रो है, ध्यान दीजिएगा, फ्री हिट जो है क्रिकेट में होता है। इसके अलावा ये डबल ट्रिपल फॉल है, एक डबल फॉल्ट भी होता है जो अलग खेल में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई, तो कंफ्यूज नहीं होना है, डबल फॉल्ट अलग है, यहाँ पे डबल ट्रिपल फॉल है। एक पर्सनल फॉल भी इसके अंदर होता है ना, एक जो है एक पर्सनल फॉल भी होता है इसके अंदर, पर्सनल फॉल भी होता है, इसमें फॉल बहुत होता है, टेक्निकल फॉल भी हो जाएगा इसके अंदर ना, टेक्निकल फॉल भी होता है इसके अंदर, टेक्निकल फॉल भी होता है इसके अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा बास्केटबॉल से जुड़े कुछ प्रतियोगिता जैसे बीसी गुप्ता ट्रॉफी है ना, कल होके पूछ दे तो क्रिकेट ही मत लगा देना, सीके नायडू और दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी देखते हुए, है ना, तो बीसी गुप्ता ट्रॉफी जो है ये बास्केटबॉल से है। विलियम जोन्स कप या खाली विलियम कप रहेगा तो भी आप जो है बास्केटबॉल को टिक करेंगे। अर्जुन राजा ट्रॉफी या अर्जुन राज ट्रॉफी ये भी बास्केटबॉल से है। बेंगलुरु कप है ना, बेंगलुरु कप ये भी आपका बास्केटबॉल से संबंधित है। बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ी कितने होते हैं भाई साहब, 5 होते हैं। वॉलीबॉल में कितने होते हैं, 6 होते हैं। बेसबॉल में कितने होते हैं, 9 होते हैं। फुटबॉल में कितने होते हैं, 11 होते हैं। रग्बी में कितने होते हैं, 15 होते हैं। खो खो में कितने होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट एक खेल अलग होता है जिसमें 3 या 6 खिलाड़ी हो सकता है। क्रिकेट एक अलग खेल है जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं और फील्ड हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। लेक्रोस में 10 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पे करीब हमने 10 गेम देखे जिनमें कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, इस बातों की हम यहाँ पे चर्चा करे हैं। कबड्डी के अंदर 7 खिलाड़ी रख लीजिएगा, वैसे कबड्डी के अंदर टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन ये रिजर्व होते हैं 12, लेकिन खेल रहे होते हैं 7, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। जैसा कि आज दिल्ली अपनी राजधानी है तो पहले कोलकाता हुआ करता था। वैसे अगर शासन से रिलेट करे कि कब बना था तो आप सभी जानते हो जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के आगमन के बाद दिल्ली दरबार हुई थी, वहाँ पे घोषणा हुई थी, है ना। लेकिन अगर अधिनियम की बात करें तो ये मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अंदर जाएगा, ठीक है भाई। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है इसी में आपको सबसे पहले, एक सेकेंड, खांसी आ रहा था तो एक ही बार खांस लिया है ना भैया, ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। 1909 में अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसी अधिनियम के अनुसार भारत पहली बार सांप्रदायिक चुनाव को इंट्रोड्यूस करवाया था, ये बात आप पहले भी सुने होंगे मेरे से। इनके अलावा 1909 के अधिनियम जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना भी कहा जाता है। डायरेक्ट पूछता है जी कि 1919 के अधिनियम को और क्या कहते हैं, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहते हैं। इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। अगर मैं प्रांत लिखूं तो समझ जाइएगा कि एक राज्य की बात कर रहे हैं उस समय के हिसाब से। जैसे आज इंडिया में, है ना, जो जितने भी राज्य हैं और पूरा इंडिया एक देश है और देश के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, तो उसी प्रकार से प्रांत उस समय क्षेत्र से समझिएगा। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935
इस अधिनियम के तहत बहुत सारे चीज हुए जो आपके लिए आज भी इम्पोर्टेंट होता है। 1919 और 1909 से सिर्फ नाम ही पूछता है कि इसे क्या कहा जाता है ना, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा चीज़ पूछा जाता है 1935 से। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले 1935 के अधिनियम से एक क्वेश्चन बताते आया हूँ कि संघीय न्यायालय की स्थापना इंडिया में किया गया था 1937 के अंदर, और यह संघीय न्यायालय है ना 1950 में जब हमारा आधुनिक सुप्रीम कोर्ट का जो है प्रचलन हुआ तब तक कार्य करता रहा। प्रांत में जो द्वैध शासन 1919 में लगाई गई थी, अब इसे समाप्त कर दिया गया और प्रांत के जगह पर है ना पूरे केंद्र स्तर पे जो है द्वैध शासन 1935 में लगाया गया। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, 1919 में प्रांत में लगाया गया था और 1935 में केंद्र में लगाया गया था। तो केंद्र में लगाए जाने से पहले प्रांत में समाप्त किया गया था, तो दोनों काम जो है 1935 के अधिनियम में हुआ, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। बर्मा जो है भारत से इसी अधिनियम के तहत अलग हुआ था। इसके अलावा वर्तमान समय में आप जानते हैं कि भारत की संविधान जो है अनेक देशों के संविधान के स्रोत पर आधारित है, फिर भी सबसे अधिक असर जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही पड़ा है। इसके अलावा कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था उस समय, तो वो कौन से एक्ट के तहत किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन 1774 में किया गया था। ये कोलकाता के फोर्ट विलियम परिसर में स्थित है ना, फोर्ट विलियम परिसर में स्थित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा इल्बर्ट बिल काफ़ी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इल्बर्ट बिल हालांकि इस साल नहीं पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन छोड़ने वाले में से नहीं है। इल्बर्ट बिल 1883 में पेश किया गया था, 1884 में अधिनियमित किया गया था। इन दोनों में आंसर वेरी करता है। पेश करना और उसको जो है अमल में लाना दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती है। मान लीजिए आज आप एक बैंक में अकाउंट खुलाने जाते हो तो एप्लीकेशन आज आप भर के दे देते हो, है ना, तो आपके जैसे तो बहुत बाबू भैया है जो भर के देते हैं एप्लीकेशन। तो ऐसा नहीं कि आज ही दिया और आज ही आपका अमल हो जाएगा। हो सकता है कि 5 दिन के बाद वो किरानी क्लर्क देखे ही कि ये एप्लीकेशन बैंक खाता खुलाने आया है ना। अब किसी किसी का सर्विस फास्ट रहता है भाई, 2 सेकंड में होता, तो ये तो अपवाद है ना, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। उसी प्रकार से 1883 में इल्बर्ट बिल नाम लाया गया था और 1884 में इसे अधिनियमित किया गया था। यह एक विवादास्पद बिल था। ये भारतीयों के हित में था या उनके जो है मतलब खराबी था भारतीय के लिए? तो भारत के हित में था। ठीक है भाई, ये सुनवाई से था कि भाई जो भारत के लोग हैं ना ये भी अंग्रेज की मामला को जो है सुनवाई कर सके, तो इस प्रकार उन्हें बुरा लगा, इसीलिए विवादित बिल था। इनके अलावा 1857 के विद्रोह के बाद भारत की शासन व्यवस्था का बागडोर जो है वो कहाँ चला जाता है? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1857 का विद्रोह जो हुआ था इसका सबसे बहुमूल्य परिणाम कौन सा था? तो यही वो बहुमूल्य परिणाम है, क्योंकि इससे पहले हमारी जो शासन व्यवस्था था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासित हुआ करता था, लेकिन जैसे 1857 का विद्रोह हुआ तो हमारी शासन व्यवस्था ब्रिटिश राजा महाराज या फिर जो महारानी होते हैं वहाँ से जो है स्थापित या संचालित होने लगा था। ठीक है भाई, 1857 का विद्रोह के समय कौन थे अंग्रेज? तो आप रिपन कहते हो ना, माफ कीजिएगा, कैनिंग था। और ये कैनिंग इंडिया का पहला वायसराय भी था। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब वायसराय कर दिया गया था। इनके अलावा कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो मेरठ से। और कब स्टार्ट हुआ था? तो 10 मई 1857 को। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट तारीख भी पूछता है, 10 मई 1857 को। और ये तो आपको याद ही होगा कि अमुक जगह से कौन नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कभी भी पुराना नहीं होता हुआ दिख रहा है। इनके अलावा चलीहा साहब उत्सव जो भगवान झूलेलाल को समर्पित है, यह हिंदू धर्म के किस समुदाय से संबंधित है? देखिए, चलीहा साहब उत्सव जो है ये हिंदू धर्म के सिंधी वर्ग के जो लोग हैं वो मनाते हैं। ठीक है, और ये 40 दिन तक उपवास रखते हैं। कितने दिनों तक? 40 दिनों तक उपवास रखते हैं। उपवास मतलब अब निर्जला नहीं, कुछ खाते रहेंगे, फल फुलहरी या फिर जो भी उनके विधान में होते होंगे, लेकिन 40 दिन तक उपवास रहते हैं। आपका चलीहा साहब एक उत्सव है जो सिंधी समुदाय के लोग मनाते हैं। और इसमें कौन से भगवान के प्रति समर्पण है? तो भगवान झूलेलाल को समर्पित है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है 40 दिन तक। इसके अलावा सिंधी समुदाय जो है मकर संक्रांति को तिरमुरी के नाम से मनाते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु में मनाए जाने वाली थाईपूसम त्योहार जिसमें सुई चुभोया जाता है, तो ये भगवान मुरुगन को समर्पित है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, मुरुगन, है ना। इनके अलावा लद्दाख में मनाए जाने वाली हेमिस त्योहार गुरु पद्म संभव को समर्पित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में जो काम्पिल मेला लगता है वो जैन धर्म से संबंधित है, आज तक सुने होंगे आप। तो ये जो जैन धर्म से समर्पित है, तो ये जैन धर्म के किस तीर्थंकर को रिलेट करता है? तो बिमल नाथ को। और ये 13वें
क्रमांक के तीर्थंकर थे जैन धर्म के। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर 24वें कौन थे? भगवान महावीर। और प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। इसीलिए जैन धर्म के फाउंडर किसे कहा जाता है? भगवान महावीर को तो वास्तविक फाउंडर कहते हैं, ऋषभदेव को फाउंडर कहते हैं। ठीक है, अगर वास्तविक फाउंडर कहे तो भगवान महावीर होगा। इनके अलावा खर्ची पूजा जो त्रिपुरा से संबंधित है, इनमें कितने देवी देवताओं की पूजा होती है? तो इनमें 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है खर्ची पूजा के अंदर। आज हमने डायटी के ऊपर ये क्वेश्चन रखा है कि किसमें किसकी पूजा होती है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुधा खास करके सीजीएल एमटीएस वगैरह काफी पूछते हैं। पोंगल, छठ पूजा, मकर संक्रांति, ये तीनों के त्योहार, तीनों में जो है सूर्य भगवान की पूजा करी जाती है। छठ बिहार का है, पोंगल आपका तमिलनाडु का है और मकर संक्रांति इंडिया के अनेक पार्ट में मनाए जाते हैं जहां पे इनके नाम भले ही अलग हो जाती है। होला मोहल्ला पंजाब का प्रमुख त्योहार है जो होली के अगले दिन मनाया जाता है। कल होके क्वेश्चन क्रिएट कर ले एग्जामिनर कि भाई होली के अगले दिन मनाए जाने वाली कौन सी त्योहार जो सिख धर्म से संबंधित है, तो आप कहोगे होला मोहल्ला का त्योहार। ठीक है, यह कितने दिनों तक चलती है? तो 3 दिनों तक चलती है। कौन सी त्योहार? होला मोहल्ला का। इस त्योहार को शुरू करने का श्रेय गुरु गोविंद सिंह को दिया जाता है जो सिख गुरु के 10वें गुरु थे, है ना। इनके अलावा होला मोहल्ला सिख धर्म से संबंधित हुआ। भाई पंजाब में हो रहा है, गुरु गोविंद सिंह स्थापित किए हैं, तो कौन से धर्म से संबंधित होगा? तो भाई सिख धर्म से संबंधित होगा। सिख धर्म से संबंधित अन्य प्रमुख बातें या त्योहार को देख लेते हैं। तो सिख धर्म के त्योहार में लोहरी, ये जो लोहरी है ये मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है पंजाब हरियाणा या फिर जहां भी सिख समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन अगर स्टेट वाइज बात करेंगे तो पंजाब हरियाणा ही सही रहेगा। बैसाखी त्योहार ये सिख धर्म में नव वर्ष का त्योहार है ना। ये पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है और ये याद दिलाता है उन दिनों का, है ना, जब बैसाखी के दिन जो है मतलब सेम दिन 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। ठीक है भाई, तो कल होके अगर आपसे पूछे, जैसे अभी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया था कि ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने वाली त्योहार कौन सी है, तो आजकल एग्जामिनर अंदर घुस घुस के देख रहा है, अरे तुमको नॉलेज है कि नहीं, है ना। नहीं है तो आ जाओ, है तो बढ़िया करके, है ना, तो बढ़िया करके आना है भाई, है ना। तो खालसा पंथ का याद कौन से त्योहार से आती है भाई? तो आप कहोगे बैसाखी से। इसके अलावा गुरु नानक की जन्म दिवस पे आप कौन से त्योहार मनाते हो? गुरु पर्व। ये तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जिसको एक्सप्लेन कर दिया हूं। सिख धर्म से ये क्वेश्चन जब भी पूछता है तो अंदर से पूछ लेता है, आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा कल एक बच्चे ने कमेंट के माध्यम से क्वेश्चन किया है, पिंजौर मेला कहाँ लगता है सर, है ना, पिंजौर मेला। अरे भाई पिंजौर मेला और मिंजर मेला ये दोनों बता दिया है। जो मिंजर है ना ये हिमाचल प्रदेश के अंदर और जो पिंजौर मेला है ये हरियाणा के अंदर। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा तेलंगाना में मनाए जाने वाली त्योहार बोनालू, इनमें देवी काली की पूजा होती है तथा बतुकम्मा में देवी पार्वती या गौरी की पूजा होती है। राजस्थान में प्रमुख लोक नृत्य घूमर, सबसे पहले इसमें देवी सरस्वती की आराधना की गई थी जो भील समुदाय के महिलाओं के द्वारा स्टार्ट करी गई थी, परंतु आजकल राजस्थान में यह काफी लोकप्रिय नृत्य है। घूमर अनेक ओकेजन पे किया जाता है जिसमें महिलाएं वृत्ताकार रूप लेकर के जो है नृत्य को फरमाती है ना। तो इसमें अगर सरस्वती माता ऑप्शन में नहीं है तो देवी गौरी आंसर हो सकता है घूमर में, अगर भगवान देवी देवता की बात करते हैं तो। केरल में आता हूं, केरल का जो शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम है, इसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ओडिसी नृत्य जो है या फिर मणिपुरी नृत्य है, ये नेता लिखा गया है, करेक्शन करके दूंगा भैया, लिखता हूं इसीलिए गलती होती है, कहीं से छापता तो गलती ना होता शायद, यही बच्चे नहीं जानते हैं, ड्यूरेशन देख के वीडियो भाग जाता है, अरे आओ आओ पढ़ो, है ना। देखिए भगवान कृष्ण की पूजा होती है मणिपुरी और ओडिसी में, लेकिन ओडिसी में जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ जो है ये सबसे सुटेबल रहेंगे, तो भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण ये सब एक ही हैं, इसीलिए मैं ओवरऑल कृष्ण लिख दिया हूँ। भरतनाट्यम में भगवान शंकर की पूजा की जाती है, ध्यान रखेंगे। सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है जो शंकर देव के द्वारा स्टार्ट किया गया था और असम का है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। खासा जानकारी के लिए आप टॉपिक बैच में प्रवेश करें। संक्रांत, बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख पोया, लोसांग, लोसार, ये सभी के सभी त्योहार जो है बौद्ध धर्म से समर्पित है। इनके अलावा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं इनका नाम है धीनिधि देसिंधु। का संबंध किस खेल से है? बीबीआई करके रखेंगे इस खेल को। ओलंपिक का माहौल ऐसे ही गरमाया है। कल आप किस्मत नाम का चीज से जो है कल आपने अच्छे से परखा होगा कि किस्मत क्या होता है।
है ना। आपने फोगाट जो है इनको देखे होंगे कि कहाँ जा कर के किस्मत ने झकझोर दिया, वो भी अपनी शरीर 100 ग्राम वजन के चलते वहाँ से आ जाना, आप समझ रहे हैं। लेकिन बहुत जो है प्राउड रहेगा, हम लोग फील करेंगे उनके ऊपर कि वहाँ तक इतने दमखम से जो है पहुँच पाए। कोई दिक्कत नहीं है, मेडल नहीं मिला तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं है जी जीतने और पूरे दम से लड़ने में, ठीक है। चलिए, तो ये तैराकी है ना, तैराकी से संबंधित है। श्रीनिधि दे सिंधु, ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे। ये अपने जो भी स्क्वाड गए हैं पेरिस में ओलंपिक में पदक लाने के लिहाज से, उनमें सबसे कम उम्र के भारतीय जो है ये आपका ये है। इनके अलावा पेरिस ओलंपिक में भारत के तरफ से कितने एथलीट गए हैं? 117। अब तक के सबसे अधिक एथलीट कौन से ओलंपिक में भेजे भारत? तो 124 एथलीट को टोक्यो ओलंपिक के अंदर भेजे थे 2020 के अंदर। तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा जो टीम गया था वो टोक्यो में गया था, न कि पेरिस में गया था। तो ये क्वेश्चन अगर पहली बार सुने और बच्चे सुने न रहे तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ 2024 टिक कर देंगे। उनको लगेगा कि बदलते हुए दुनिया के साथ ये भी बढ़ गया होगा, ऐसा नहीं है, कभी कभी कुछ घट भी जाता है। इनके अलावा जो आपका 117 एथलीट हैं, ये 70 पुरुष हैं और 47 महिलाएं इनमें इस बार जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। 95 पदक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक मेरे ख्याल में 3 पदक आए हैं और 69 प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे या लेंगी, ठीक है भाई। तो ये ओलंपिक का डाटा है जो आंकड़े में है। इनके अलावा अब तक का सबसे बड़ा स्क्वाड जो 124 एथलीट के साथ मैं बता दिया था, टोक्यो ओलंपिक जो नाम के लिए तो है 2020 वाला, लेकिन खेले गए थे 2021 के अंदर, जहां भारत को 7 पदक प्राप्त हुआ था। आज नीरज चोपड़ा का मैच है शायद। इनके अलावा पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के तरफ से सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो रोहन बोपन्ना जो है ना, ये बूढ़ा शेर है भाई। इस बार भी आपने देखा जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है युगल कैडर में इन्होंने जो है जीता था। तो ये जो है रोहन बोपन्ना सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी होंगे भारतीयों के तरफ से। पेरिस ओलंपिक 2024 भारतीय दल की शुरुआती इवेंट के ध्वजवाहक कौन है? पीवी सिंधु और शरद कमल। तो इन दोनों का नाम तो रखेंगे। अभी लास्ट इवेंट का जो है एक मनु भाकर का नाम सुन रहे हैं, लेकिन अभी पूर्णतः फाइनल नहीं हुआ है, तो मैं बाद में बताऊंगा। वही मसाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा साहब को चुना गया है। अभिनव बिंद्रा वो शख्सियत हैं जो 2008 में सबसे पहले भारत के लिए व्यक्तिगत गोल्ड जीते थे। वैसे भारत को पहला गोल्ड कब मिला था? आप लोग जरा हमें ऑप्शन आंसर दीजिएगा। 1928, 1929, 1936 या फिर 1940। बताइएगा कौन से ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड मिला था हॉकी खेल के अंदर। बाद बाकी अभिनव बिंद्रा साहब 2008 में व्यक्तिगत गोल्ड जीते थे शूटिंग के अंदर, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ओलंपिक से जो भी डाटा है अब तक तो आप पुराने हो गए होंगे मेरे मुंह से सुन के। इनके अलावा जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, मेजर सभी भारतीय थल सेना के महत्वपूर्ण पद हैं। इन सभी में से सबसे निम्न स्तर पे कौन सा है? इसको हल्के में लेने का कोशिश मत करना। जब भी पूछता है मात्र 10% बच्चे ही सही जवाब दे पाते हैं, बाद बाकी पेन खटखटा लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है अभी मैं इसी में से देखूं और मैंने कभी भी नहीं पढ़ा है तो मुझे क्या लगता है कि यार मेजर भी काफ़ी बड़ा होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सभी में सबसे छोटा मेजर होता है, ठीक है, इन सभी में सबसे छोटा मेजर होता है। सबसे बड़ा कौन हो जाएंगे? जनरल। देखिए लेफ्टिनेंट शब्द इसके लिए इस्तेमाल होता है, जैसे एक होता है कि भाई कोई चीफ अधिकारी है और कोई एक असिस्टेंट अधिकारी है, तो असिस्टेंट वाला जो है लेफ्टिनेंट वाला आप समझ लीजिएगा कि उनसे नीचे होता है ना। मुख्य अधिकारी से लेफ्टिनेंट वाला नीचे होता है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख लेंगे जनरल सबसे बड़ा, फिर लेफ्टिनेंट जनरल होगा, फिर इन चारों में बात करें तो कर्नल होगा, फिर मेजर होगा। जहाँ पे मैंने यहाँ पे थल सेना के सभी वरिष्ठतम पद को जो है अवरोही क्रम में, अवरोही घटता हुआ क्रम है ना, हाँ अवरोही क्रम में यहाँ पे मैंने लगा दिया हूँ। जनरल सबसे बड़े होंगे, फिर उनके छोटा लेफ्टिनेंट जनरल, फिर मेजर होते हैं, फिर जनरल होते हैं, फिर ब्रिगेडियर होते हैं, फिर कर्नल होते हैं, फिर मेजर कैप्टन होते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो फिर उस हिसाब से एक सेकेंड, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, मेजर। तो मेजर जो है आपका बड़ा होगा किससे? कर्नल से। तो यहाँ पे कर्नल लिखना चाहिए जी, है ना, यहाँ पे कर्नल लिखना चाहिए। कर्नल का मेजर जो है सबसे छोटा है, सही है। यहाँ पर ही गलत हो गया मेरे से, ये देखिए यहाँ पे जो है सबसे गलत हो गया। इस वाले को ना थोड़ा सा
स्किप करके चलेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है लिखने में। बाद बाकी ऊपर के प्रश्न आंसर सही है। ये वाले लाइन को भूल जाइए 2 मिनट के लिए, मैं करेक्शन करके दूंगा पीडीएफ में। बाद बाकी इमेज यहाँ पे दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन कौन से पोस्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे थल सेना की बात हो रही थी, यहाँ पे आप तीनों सेना को देख रहे हैं और तीनों जो है समकक्ष होते हैं, जो एक लाइन में है ना वो समकक्ष होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे है ना, एडमिरल, फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ मार्शल, खाली मार्शल है ना, इसके अलावा एडमिरल, जनरल, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था क्वेश्चन बनाना है ना, तो यहाँ पे जनरल। इसके सेम रैंक में अगर आप वायुसेना में जाएंगे तो क्या होता है, एयर चीफ मार्शल, और इंडियन नेवी में जाएंगे तो एडमिरल होते हैं। फिर आता है वाइस एडमिरल, लेफ्टिनेंट जनरल है ना, वाइस मतलब सहायक टाइप से समझ सकते हैं आप, मैंने जैसा कि अभी उदाहरण देके समझाया भी था। उसी प्रकार से जनरल से छोटा लेफ्टिनेंट जनरल, फिर एयर मार्शल होता है, रियर एडमिरल, मेजर जनरल, एयर वाइस मार्शल, फिर ब्रिगेडियर, फिर कर्नल होता है, और फिर यहाँ पे मेजर है। तो मेजर अपने आप में एक प्रश्न सही लिखा है, बस जो हमने क्रम लिखा था वहाँ पे उल्टा लिख गया है, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि ये स्किप करें, हम बाद में इसको सही करके देंगे। बाद में कि ये पीडीएफ में आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनती है। वर्तमान में भारत के सेकेंड सीडीएस कौन है, करंट अफेयर से क्वेश्चन, तो अनिल चौहान साहब हैं। और पहले सीडीएस कौन रहे थे, तो स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत साहब रहे थे, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनकी जो है आपका एक्सीडेंट हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई थी। इनके अलावा वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन है, मनोज पांडे हैं। वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है, वी.आर. चौधरी है, विवेक राम चौधरी। वर्तमान समय में नवनियुक्त भारतीय जल सेना या नेवी में जो है नया डिप्यूट कौन हुए हैं, तो ये दिनेश त्रिपाठी साहब, जो एडमिरल आर हरि कुमार साहब का स्थान लिए हैं। तो ये थल सेना, वायुसेना और जल सेना के प्रमुख हो गए। बाद में इससे पहले आपने इनका पद देखा कि कौन कौन से रैंक होते हैं, कौन जो है उच्चतम अधिकारी और कौन उनसे लोअर हैं। इनके अलावा जनवरी 2024 के अंदर एक और नियुक्ति हुई है कि जो आपका वायुसेना के पश्चिमी कमान, जो दिल्ली के अंदर स्थित है, कहाँ पे स्थित है, दिल्ली के अंदर स्थित है पश्चिमी कमान, तो वहाँ पे एस शिव कुमार को प्रभारी अधिकारी प्रशासन एसओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन 2 यहाँ से आपको दिखेगा। एक त्रिपाठी साहब जो है नवनिर्वाचित आर हरि कुमार का स्थान लिए हैं नेवी में, और एक आपका जो है वायुसेना के अंदर एसओ के रूप में एस शिव कुमार का जो है अपॉइंट हुआ है। तो ये दोनों आपका करेंट सेक्शन से रहेगा। अब वायुसेना दिवस, जल सेना दिवस और थल सेना दिवस कब मनाते हैं, तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, जल सेना दिवस या नेवी दिवस 4 दिसंबर को, और थल सेना या सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मोदी मंत्रिमंडल 3.0 जो अभी चल रही है ना, तो इसमें जो है सभी कैबिनेट में कुल सदस्य कितने हैं। कैबिनेट में कई प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो फुल्ली कैबिनेट मिनिस्ट्री मंत्री होते हैं, एक आपका राज्य मंत्री होते हैं, और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। तो इन तीनों को मिला के कितने होंगे, तो ये 72 हैं टोटल। मोदी के मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हैं अभी वर्तमान में, तो 72 हैं। देखिए एक लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि 100-500 बना दे, ऐसा नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि लोकसभा में जितने सदस्य होते हैं उनके 15% ही मंत्री परिषद में सेलेक्ट हो सकते हैं, और इसमें पीएम भी इंक्लूड है। तो 72 को अगर आप देखेंगे तो ठीक है, अपने हिसाब से 15% से कम ही है। इनके अलावा 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सदस्य है ये 15% होगा, जिनमें पीएम भी इंक्लूड होगा। लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्याओं का 15% से अधिक नहीं हो सकता, यही बात मैंने अभी ऊपर कहा था। मोदी मंत्रिमंडल 3.0 में प्रधानमंत्री के अलावा कैबिनेट स्तर के कितने मंत्री हैं, तो 30। प्रधानमंत्री के अलावा बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। राज्य मंत्री 36 है और स्वतंत्र राज्य मंत्री 5 है। टोटल तीनों चारों को जोड़िएगा यानी 36, 30 और एगो प्रधानमंत्री और एगो 5 गो इधर, तो जोड़िएगा तो 72 गो हो जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेवार होते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होते हैं सामूहिक रूप से। कौन, मंत्रिपरिषद। 74 और 75 आर्टिकल किससे संबंधित है भैया, तो मंत्रिपरिषद से संबंधित है। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति साहब करते हैं, और राष्ट्रपति साहब फिर अन्य मंत्री की भी नियुक्ति करते हैं। तो उस समय तो प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री डिप्यूट हो गए होते हैं, है ना, तो प्रधानमंत्री का सलाह रिक्वायर्ड होता है। इनके अलावा कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य हो तो मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है, परंतु अगर संसद के सदस्य नहीं भी हैं तो भी मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है या मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकता है। लेकिन उनके लिए शर्त क्या है कि 6 मास के अंदर, 6 महीने के अंदर उसे संसद की सदस्यता लेनी अनिवार्य होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि कोई भी संसद कोई भी जो है मंत्रिपरिषद में कब तक बिना संसद के सदस्य बने हुए रह सकते हैं, तो अधिकतम 6 माह तक, उसके बाद जो है कोई चारा नहीं है, संसद की सदस्यता लेनी ही होगी। मंत्रालय में जो इस बार का 3.0 बना है ना, वहां से क्वेश्चन आपके सीजीएल में भी आ रहा है और एमटीएस में भी आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे नए चेहरे जो हैं आपको देखने को मिलेगा और उथल पुथल हुआ है। जो पुराने हैं वो शायद ना पूछे, जैसे जयशंकर साहब को नहीं पूछेगा क्योंकि एज जो विदेश मंत्री बने हुए हैं, जो गृह मंत्री हैं अमित साहब एज बने हुए हैं, मोदी साहब खुद प्रधानमंत्री एज बने हुए हैं, है ना, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बने हुए हैं, जो रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान साहब आए हैं तो उनके पिताजी जो मंत्रालय संभालते थे जनरली खाद्य मंत्रालय, तो वो भी उनको मिल गया है, तो ये भी शायद ना पूछे। तो पूछेगा क्या भैया, क्या ना, उड्डयन मंत्री बदल चुके हैं, के राम मोहन नायडू हो गए हैं, ज्योतिया राव सिंधिया अब जो हैं वर्तमान में संचार मंत्री हो गए हैं। इनके अलावा मनोहर लाल खट्टर पहले सीएम हुआ करता था, अब जो है आवास और शहरी मंत्री के मंत्रालय में मंत्री हैं। अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री बन गई है। गिरिराज सिंह जो है ना पहले ग्राम पंचायत मंत्री हुआ करते थे, अब जो है आपके कपड़ा मंत्री बन गए हैं। ठीक है भाई, तो ये जो उथल पुथल हुआ है मंत्रालय में, ये जरूर याद रखिएगा। चाहते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए जो बच्चे पीडीएफ नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा भैया। इनके अलावा वर्तमान में पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन मंत्री कौन बन गया अब? लल्लन सिंह। इनके अलावा जनजातीय मामले के मंत्रालय में जो मंत्री हैं ये कौन है? जुअल ओराम है। अच्छा एक बात और है ना, लल्लन सिंह पे हंसी इसलिए आ गया कि जाने पहचाने, मतलब सब जानते होंगे इनको। इनके अलावा जुअल ओरम है ना, ये जनजातीय मामले के मंत्रालय काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसे वीवीआई कर लेंगे। इनके अलावा अगर आपसे पूछे कि मोदी के जो ये 3.0 कैबिनेट है इनमें सबसे उम्र दराज मंत्री कौन है, तो जीतन राम मांझी हैं। कौन है भाई? जीतन राम मांझी। सूक्ष्म लघु उद्योग वाला मंत्रालय मिला है उनको, वो 79 ईयर के हैं, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। जीतन राम मांझी एक बार बिहार के सीएम भी बने थे, हालांकि बड़े अल्प समय के लिए बने थे। महादेई वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है। ये क्यों पढ़ा रहा हूं साहब महादेई वाला? क्योंकि ये चर्चा का विषय बना था सर कि गोवा के लिए जो है ये मुंबई हाई कोर्ट ने एक आदेश पेश किया था कि इसे जो है बाघ रिजर्व संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ट्रीट किया जाए, यानी संरक्षित किया जाए। तो ये चर्च में रहा था, मेरे ख्याल में नवंबर और दिसंबर 2023 की बात है ये, तो ये चर्च में आया है, तो एग्जाम में भी चर्चा का विषय ही छपता है। तो महादेई वन जीव अभयारण्य गोवा के अंदर है, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा महादेई वन जीव अभयारण्य एक और चीज के लिए फेमस है, जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया से जो है गिद्ध विलुप्त हो रहा है, लेकिन वहां पे आज भी लंबे चोंच वाले गिद्ध पाए जाते हैं, इसलिए भी इसे पूछा जा सकता है। इनके अलावा गोवा के अंदर और बात करेंगे कि भाई कौन कौन से जो है अभयारण्य या नेशनल पार्क या फिर क्या बोलते हैं इनको सेंचुरी वगैरह हैं, तो गोवा के अंदर भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे फेमस है। काटी गोवा वन्य जीव अभयारण्य है, मोल्लम नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य है। ये सभी के सभी जो है कहाँ पे है? गोवा के अंदर है ना। सलीम अली वो उधर भी जाएगा, है ना, तो खाली गोवा में नहीं है। इनके अलावा चंदोली नेशनल पार्क अभी पूछा था आपका एसएससी जीडी के अंदर, चंदोली नेशनल पार्क। पिछले साल एमटीएस में भी पूछा था चंदोली नेशनल पार्क। लोगों को क्या लगता है कि ये उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चंदोली नेशनल पार्क, बोरीवली नेशनल पार्क, बोरीवली कांदीवली है ना, डोंबिवली, ये सब महाराष्ट्र में है। बोरीवली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क कहेगा तो महाराष्ट्र में, लेकिन अगर इसमें से मैं गांधी को डिलीट कर दूं तो फिर एमपी आंसर हो जाएगा। संजय नेशनल पार्क है एमपी में, लेकिन संजय गांधी नेशनल पार्क है आपका कहां पे? महाराष्ट्र के अंदर। तदोबा नेशनल पार्क है ना, तो ये महाराष्ट्र में है। गुगामल, नवागांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच नेशनल पार्क, ये सभी के सभी महाराष्ट्र में। देखिए पेंच में भी ये स्टार लगा के रखें, पेंच जो है महाराष्ट्र न होके मध्य प्रदेश भी हो सकता है, ये दोनों में एग्जिस्ट करता है। इनके अलावा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के
रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इनका नाम बदलकर हेली नेशनल पार्क कर दिया गया, फिर से इनका नाम बदला गया, अब इनका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, जो कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक नेशनल पार्क वाला राज्य है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा साहब, हेमिस नेशनल पार्क जो है ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो लद्दाख में स्थित है। आपसे पूछा जाता है कि हेमिस नेशनल पार्क जो है किस लिए प्रचलित है, तो हिम तेंदुआ स्नो लियोपर्ड्स के लिए जो है ये प्रचलित है। दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा ये कहाँ पर रहेगा सर, पश्चिम बंगाल के अंदर रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा था इस बार के एसएससी ने, हालांकि वो क्वेश्चन मुझे नहीं प्राप्त हुआ था तो मैं एनालिसिस नहीं कराया, बाद में तो बात फूट ही जाती है कि भाई डेल्टा का आकार कैसा होता है। 100 टाइम बताए होंगे इस प्रकार से लिख के कि भाई डेल्टा का आकार जो है ट्रायंगल के टाइप से होता है। कैसा होता है, ट्रायंगल के टाइप से होता है। इसके अलावा इस ट्रायंगल से क्वेश्चन और आप बना सकते हो, अगर कल होके आपसे कोई पूछे कि भाई हड़प्पा सभ्यता का जो है जनरली आकार कैसी मापी गई है, यानी सर्वाधिक किस शेप से हड़प्पा सभ्यता की आकार मिलती जुलती है, तो भी ट्रायंगल के जैसा ही जवाब देना है। फिर आप कहोगे सर आप कल तो आयताकार बताए थे, है ना भाई, तो आयताकार बताया था, लेकिन आयताकार क्या बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर ग्रीडिंग प्रणाली था, ग्रीडिंग सिस्टम अवेलेबल था, वो आयताकार ग्रीडिंग प्रणाली था, लेकिन पूरा ओवरऑल हड़प्पा सभ्यता जो है ये ट्रायंगल शेप का था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ, जो डेल्टा होती है वो ट्रायंगल शेप की होती है ना। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के साथ साथ ये बांग्लादेश तक फैला हुआ, और बांग्लादेश में क्या जो है नज़ारा है आप सभी के सामने है। इनके अलावा इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। इस डेल्टा क्षेत्र में मैनग्रोव पाई जाती है तथा रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। सुंदरी की वृक्ष भी आपका सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। मैंग्रोव किस प्रकार के वन होती है सर जी, दलदली वाली वन होती है, और इसे पहचानने या उपस्थिति का पता लगाने के लिए ट्रिक बताया हूँ कि जो भी तटीय इलाका होंगे वहाँ पे मैंग्रोव वाली जो है वन पाई जाएगी। इनके अलावा इसके संबंधित एक पिक्चर का नाम बताया था, रोर जाके देखिए, सुंदरबन डेल्टा की पूरा जो है आपको दिख जाएगा, दर्शन हो जाएगा। मैनग्रोव वन को ज्वारीय वन भी कहा जाता है भाई, अधिकांश तटीय इलाका में मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। और इससे संबंधित मैंने एक योजना बताया था, मिष्टी योजना। मिष्टी योजना जो है मैनग्रोव वन को बढ़ाने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने सालों के लिए जो है इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है, तो 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अर्थात PMJKY 2028 तक चलेगी। ठीक है, इस योजना की शुरुआत 2020 में हुआ था। इस योजना में क्या होता है सर कि 5 kg अनाज, चाहे गेहूं हो या चावल, है ना, जो मुख्य खाद्यान्न है वो प्रति महीना, है ना, जो इस योजना में लाभार्थी होते हैं उनको निःशुल्क दिया जाता है। ठीक है भाई, इसी हिसाब से यहाँ पे याद रखेंगे नरेगा में कितने दिन का जो है रोजगार दिया जाता है, मनरेगा में तो 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। सर जी मुद्रा योजना में जो है मैक्सिमम लोन की रकम बढ़ा के अब 20 लाख कर दिए हैं, सुने हैं, चलो ले लेते हैं और एक बड़ा सा दुकान खोलेंगे। इनके अलावा नवीनतम आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की लाभार्थी, है ना, कितने हैं इंडिया में, 81 करोड़। 81 करोड़। अगर मैं संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है डाटा के अनुसार इंडिया की जनसंख्या को मान लिया कि भाई 142 करोड़ है, तो इसमें 81 करोड़ मेरे ख्याल में 8 दूनी की 60 160, है ना, ये जो है मेरे ख्याल में ज़्यादा हो जाएगा जी, 142 का 81, है ना, तो ये मेरे ख्याल में 60% के करीब हो जाएंगे। ठीक है, इनके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में कितनी बिजली फ्री दी जाएगी, है ना, उपभोक्ता को 300 यूनिट तक की बिजली फ्री निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाएगी। किस योजना के तहत, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। एक PM स्वनिधि योजना, इनके भी कार्यकाल में 1 वर्षों के लिए इंक्रीज कर दिया गया है। यह योजना जो है 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रहा था, इसीलिए यह भी चर्च में रहेगा। अब यह योजना 31 दिसंबर 2024 तक एज इट इज चलेगी। यह स्वनिधि योजना किस पे लागू होता है साहब, तो ये
जो फुटकर विक्रेता होते हैं, जो फुटपाथ पे चप्पल या फिर चाय या फिर सब्जी वगैरह बेचते हैं, उनके एप्लीकेबल होते हैं। ये जो है इनमें 50K का यानी 50,000 का लोन लेते हैं कम ब्याज दर पे। इसके अलावा यह कोरोना काल में चालू करी गई थी। यहाँ पे मुद्रा वाली बात लिख दिया हूँ कि इस बजट वाली प्रणाली में मुद्रा की जो मैक्सिमम लोन रकम है वो 10 लाख से 20 लाख कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन अ फ्लक्स के लेखक लेखिका कौन है? ये पुस्तक काफ़ी जानदार है और काफ़ी बड़े हस्ती के द्वारा लिखा गया है, तो एग्जाम में आ जाएंगे। एस जयशंकर साहब। एस जयशंकर साहब कौन है? विदेश मंत्री है वर्तमान में। इनके अलावा एस जयशंकर साहब की सबसे नवीनतम बुकों की श्रेणी में व्हाई इंडिया मैटर्स, पहले भी बताया हूँ, हालिया रिलीज पुस्तक है जिनके लेखक एस जयशंकर साहब हैं। इनके अन्य पुस्तकों में आएंगे द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लेखक भी एस जयशंकर हैं। वर्तमान मंत्रिमंडल में एस जयशंकर साहब विदेश मंत्रालय का कार्य देखते हैं। एक अन्य पुस्तक है, जो ये पुस्तक है आपका मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन अ फ्लक्स, इनको विमोचन कौन किया? देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि विमोचन कौन किया, और ये बच्चे जो है राइटर का नाम लिख के आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। विमोचन जो है, जैसे मान लीजिए कि भाई बिल्डिंग बनाया लार्सन एंड टर्बो ने, L&T कंपनी ने बनाया, ठीक है, लेकिन फीता काटने के लिए हो सकता है कि कोई मंत्री आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इन्हें समझिएगा, लिखे कोई और होते हैं, विमोचन कोई और कर सकता है। तो ये जो पुस्तक है ये लिखे तो एस जयशंकर साहब हैं, लेकिन विमोचन कौन किए थे, है ना, JP नड्डा साहब, जगत प्रकाश नड्डा साहब। इनके अलावा नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत में संविधान पर जो भी भाषण दिए हैं उनका एक संकलन किया गया है, और उस संकलन का शीर्षक दिया गया है नए भारत का सामवेद। क्या दिया गया भाई? नए भारत का सामवेद। और इनका विमोचन रामनाथ कोविंद साहब ही किए थे, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। एक पुस्तक अंबेडकर और मोदी नामक पुस्तक के लेखक तो इलैया राजा हैं, लेकिन इनका भी विमोचन रामनाथ कोविंद ने ही किया था। जो किताब आपके मेरे ख्याल में CHSL में पूछा गया है कि अंबेडकर एंड मोदी पुस्तक के लेखक, या विमोचन ही पूछा था, विमोचन पूछा था, लेखक नहीं पूछा था। इनके अलावा भारत में किस नदी बेसिन में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है? तो गंगा नदी बेसिन में। भारत ही नहीं, ये वर्ल्ड में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला नदी बेसिन है गंगा नदी बेसिन, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है सर। गंगा नदी की लंबाई भारत में बहती है 2500 किलोमीटर तक। इनके अलावा इनके बेसिन क्षेत्र में दुनिया की सबसे अधिक आबादी निवास करते हैं। गंगा नदी हिमालयी नदी है, प्रमुख नदी है हिमालय की, जिनकी उद्गम गोमुख हिमानी से होती है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में जब अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिल जाती है तो यही संयुक्त जलधारा को हम गंगा कहते हैं। गंगा की सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा है और आखिरी सहायक नदी आपका महानंदा है। ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। इमेज नीचे है, आप अच्छे से समझाऊंगा। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है और दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है सोन है। यमुना जहां इलाहाबाद में मिलती है, वहीं सोन नदी बिहार में जाके दक्षिण के तरफ से आरा के पास मिलती है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में चली जाती है तो पद्मा कहा जाता है, और जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाता है तो उसे जमुना कहते हैं, और दोनों के संयुक्त जलधारा को मेघना कहते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत 2014 ईस्वी में किया गया था। यह गंगा क्लीन अभियान था। गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को वर्ष 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इनके अलावा भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर अभी उद्घाटन हुआ है बिहार के राजधानी पटना में गंगा के किनारे। इनके अलावा विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी एगो अलग है जो बिहार के भागलपुर में स्थित है। तो ये सब थे आपके गंगा नदी तंत्र से। बाद बाकी यहाँ पे आप गंगा नदी तंत्र को अच्छे से समझ सकते हैं। ये चीज़ आपको ई बुक में भी मैं समझाया हूँ। सभी नदी का, गंगा नदी का हो जाएगा, ब्रह्मपुत्रा का भी मिलेगा, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलेगा। जहाँ पे जो चीज़ जैसे समझाने लायक है अच्छे से समझाया हूँ भाई, है ना, ताकि आपको दिक्कतें ना हो। देखिए ये है आपका, ये दोनों धारा जब यहाँ पे देवप्रयाग में मिला तो गंगा बना, और ये जो मोटी लाइन है ये आपका गंगा नदी है। अब आप यहाँ पे मैंने कहा कि गंगा नदी की पहली सहायक नदी जो है ये आपका रामगंगा है। तो ये वाली जो नदी है ये सबसे पहला सहायक नदी है गंगा का, गंगा फॉर्मेशन होने के बाद। तो रामगंगा सबसे पहला नदी, और इंडिया में सबसे आखिरी सहायक नदी ये वाला है महानंदा। यही दोनों बात को समझा रहे थे। इसके अलावा सबसे बड़ी सहायक नदी मैंने कहा कि यमुना है। तो यमुना आप यहाँ पे देख सकते हो,
ये यमुनोत्री हिमानी से निकलकर इलाहाबाद प्रयागराज में आके मिल जाती है। और ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं ये यमुना का सहायक नदी है जो काफ़ी बार पूछा जाता है। चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। देखिए सिंधु नदी एगो अलग है और ये यहाँ पे सिंध नदी है, तो सिंध नदी आपका जो है चंबल का सहायक में आ जाएगा, सिंधु अलग। इनके अलावा है ना, अब देखिए गंगा में और भी टोंस नदी है, सोन नदी है, सोन नदी बताए बिहार में आता है। तो ये सब गंगा के इधर से आएंगे उत्तरवारी साइड से तो कोसी हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, घाघरा, गोमती, रामगंगा। तो ये सब गंगा नदी प्रणाली को थोड़ा सा देखेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये मोटा वाला जो लाइन आप देख रहे हैं ये है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है और वो था गंगा नदी। चलते हैं आगे। इसके अलावा प्रसिद्ध विदेशी व्यापारी, यात्री तथा उनसे संबंधित देश में किसका मिलान गलत किया गया है? जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर फ्रांस का, एकदम सही है। इब्न बतूता मोरक्को के हैं, सही है जी। फ्रांसीसी बोर्नियर ये गलत है। निकालो कांटी इटली के है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। जो फ्रैंकोइस बर्नियर है ना वो भी फ्रांस का है, तो नाम रखने में भी काफी इजी है याद रखने में। फ्रैंकोइस बर्नर फ्रांस का है ना। फ्रैंकोइस बर्नियर जो है पेशे से एक चिकित्सक थे जो शाहजहां के काल में भारत आए थे और शाहजहां के साथ साथ ये दारा सिकोह को भी देखा, औरंगजेब को भी देखा, क्योंकि आप जानते हैं कि शाहजहां के बाद औरंगजेब ही शासन बना था दारा सिकोह को धर्मत की लड़ाई या देवराय की लड़ाई में हराने के बाद। ठीक है, तो ये फ्रांस के रहने वाले हो गए। इनके अलावा एगो यात्री का नाम है जी पीटर मुंडी, है ना, पीटर मुंडी, पीटल मुंडी। तो पीटर मुंडी जो है ये 1630 में भारत आए थे। अब 1630 में किसकी शासन रहेगी सर? तो 1627 से शाहजहां का शासन हो गया था सर, तो आप जो है शाहजहां को मान के चलेंगे 1630 में। 1627 से 1658 तक शाहजहां रहा था, है ना। 1608 से 1627 तक जहांगीर रहा था। 1556 से 1605 तक कौन रहा था? अकबर रहा था। इसके अलावा 1526 से 30 तक बाबर रहा था। और ये जो बीच के गैप बने उसमें सूर्यवंश यानी आपका जो है आपका शेरशाह सूरी और हुमायूं का शासन रहा था। तो शेरशाह सूरी एक अलग वंश, सूर्यवंश बनाए थे बीच के दरमियान में जब आप हुमायूं निर्वासित में था, है ना भाई। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे क्रम ईस्वी वगैरह तो काम आएगा, है ना, ध्यान देंगे तो ध्यान रहेगी। इसके अलावा जो पीटर मुंडी है ये कहाँ के? इटली के रहने वाले थे, शाहजहां के काल में आया था। विलियम हॉकिंस से काफी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर। सबसे पहले विलियम हॉकिंस कौन थे? तो ये जेम्स प्रथम का राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था 1609 में। फिर से वो जेम्स प्रथम का वो दूसरा राजदूत आया, दूसरा राजदूत का नाम था थॉमस रो। ठीक है, तो ये भी किनके दरबार में आया? तो जहांगीर के दरबार में। अब नहीं देखते हैं गांव घर में कि कहीं पे दुकान उकान खुलवाना रहता है या फिर कोई कुछ चीज खरीदना रहता है तो जो बड़े लोग रहते हैं मतलब जिनका चहल पहल ज्यादा रहता है तो उनके आगे पीछे करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेम चीज है, इनको फैक्ट्रिया वगैरह उस समय खोलना था तो इनके दरबार में भेजा करते थे मेल मिलाप करने के लिए। अब जहांगीर जो है ना, विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान का उपाधि दे दिया था, है ना, इंग्लिश खान को उपाधि दे दिया था क्योंकि इनको कुछ कुछ जो है फारसी तुर्की भाषा भी आता था थोड़ा थोड़ा। इनके अलावा अब इसलिए नहीं दिया था, मैं ये एडिशनल बताया हूँ। इनके अलावा जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, इन्होंने शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे और 6 बार यात्रा किए थे कम से कम ये भारत का। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी यात्री भारत की यात्रा 6 बार किया था? तो आप कहोगे जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर है इस प्रकार से, है ना। इनके अलावा इब्न बतूता मोरक्को के निवासी थे, आप सभी जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे, इन्होंने एक किताब लिखा जिनका नाम रेहला था। और रेहला जो है ये किस भाषा में किताब था? तो अरबी भाषा में किताब था। प्रसिद्ध पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस, ये कृष्णदेव राय के काल में भारत आए थे। कृष्णदेव राय के बारे में एक एक बात कल के वीडियो में बता दिया था। कौन है? तुलु वंश के शासक, विजयनगर साम्राज्य के अधीन सबसे प्रतापी राजा, नागलपुरम शहर की स्थापना, आंध्र भोज भी कहा जाता है, इनके मंत्रिपरिषद को अष्टदिग्गज कहा जाता है, आदि। इनके अलावा निकालो कांटी जो एक प्रसिद्ध इटली के यात्री थे, ये देवराय प्रथम के काल में आए थे। और देवराय प्रथम किस वंश के शासक होंगे भाई? तो ये भी विजयनगर साम्राज्य के राजा ही हैं। इनके अलावा ह्वेनसांग, ये चीन के रहने वाले थे, हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे, इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये पॉइंट आज भी पुराना नहीं है, फटाफट पूछ लेता है। एक सेकेंड रखिए, 5 मिनट फोन करता है। क्या बात, चलो ये था ठीक है। ह्वेनसांग बता दिए थे ना। नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन भी किए थे। इनके अलावा ह्वेनसांग दक्षिण भारत की यात्रा नरसिंह वर्मन जो प्रथम है जो पल्लव शासक था उनके काल में कांचीपुरम की यात्रा किए थे, या फिर इसे दक्षिण भारत भी आप कह सकते हैं। इनके अलावा फहियान, ये सबसे पहले चाइनीज यात्री में भारत आए थे और ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के काल में भारत आए थे।
अगला प्रश्न है कि भारत के किस प्रमुख कलाकार को गीतों की रानी की उपाधि दी गई है। गीतों मतलब सॉन्ग वाला गीत, गीता नहीं, महाकाव्य नहीं, गीतों सॉन्ग वाला, है ना। तो एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम को गीतों की रानी कहा जाता है। एम सुब्बा लक्ष्मी को भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले जो संगीतज्ञ के संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न था, तो सबसे पहले इन्हें ही दिया गया था 1998 में। ये कर्नाटक संगीत की रानी भी कहलाती है। बनारस घराने के प्रसिद्ध गायिका गिरजा देवी को ठुमरी की रानी कहा जाता है। मल्लिका एक गजल या गजलों की रानी बेगम अख्तर को कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है ना मोती है भाई। भारत में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला गवर्नर उत्तर प्रदेश में बनी थी। पंडवानी की रानी तीजन बाई को कहा जाता है। और तीजन बाई के जो पंडवानी है, पंडवानी कहाँ की है, तो छत्तीसगढ़ की है। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में कौन कौन शामिल है या नहीं है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो 3 जो जन शामिल है, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षित, और ये दोनों एक के आदमी का नाम है श्यामा शास्त्री। तो ये तो हो गया आपका त्रिमूर्ति। परंतु कर्नाटक संगीत के जनक किसे कहा जाता है, पुरंदर दास को। कर्नाटक संगीत किसे कहते हैं, जो साउथ में प्रचलित है, साउथ के स्टेट में, और बाद बाकी स्टेट में इसे हम क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला मेट्रो सिटी 2011 में मुंबई है क्या, एकदम सही है। 2011 में शिशु लिंगानुपात 919 है क्या, तो एकदम सही है भाई, ये भी सही है। 927 से घट के 919 हो गया था। इनके अलावा वर्ष 2011 में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है क्या, तो ये गलत है। वर्ष 2011 में परसेंटेज के हिसाब से ग्रामीण पॉपुलेशन सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में है, और तादाद के हिसाब से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। नहीं समझे तो नीचे समझ जाइएगा। जनगणना 2011 कितने चरणों में, 2 चरणों में, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाद बाकी सही सही है, और जो गलत है वही अपना आंसर होगा, क्योंकि जो सही नहीं है वही चुनना था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश में है, और ओवरऑल सबसे अधिक आबादी भी उत्तर प्रदेश में ही है। ग्रामीण की बात करें तो जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 68% है, और अर्बन पॉपुलेशन 32% है इंडिया के अंदर। ठीक है भाई, है ना। इसके अलावा प्रतिशतता के अनुसार अगर आप बात करते हैं ग्रामीण पॉपुलेशन की, तो सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है ना। इनके अलावा 2011 के जनगणना कितने चरणों में कराए गए थे, तो 2 चरणों में कराए गए थे। जनगणना में कुल लिटरेसी रेट कितनी थी, तो 74.04%। मेल लिटरेसी रेट 82.14 और फीमेल लिटरेसी रेट 65-46% हुआ करता था। इनके अलावा सबसे अधिक लिटरेसी रेट केरल के अंदर, और सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार के अंदर। सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश जो साक्षर हैं, लक्षद्वीप 91.6%, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। जनगणना 2011 में सबसे अधिक आबादी वाला मेट्रो सिटी की बात करेंगे तो मुंबई, दूसरा स्थान दिल्ली का, तीसरा कोलकाता का, और चौथा चेन्नई का है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। चौ से चौथा, चौ से चेन्नई, है ना, इस प्रकार से आप लगा लेंगे। इनके अलावा प्रसिद्ध प्राचीन कालीन ग्रंथ मालविका त्रित्रम किस वंश का वर्णन किया गया है, तो ये वाला जो ग्रंथ है ना, मालविका मित्रम, इसमें शुंग वंश के बारे में उल्लेख मिलता है। इनके राइटर कौन है भाई, कालिदास है। कालिदास को क्या कहते हैं, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शुंग वंश के संस्थापक फाउंडर कौन है, पुष्यमित्र शुंग है। कालिदास के अन्य प्रमुख पुस्तक में आएंगे अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम महाकाव्य, कुमार संभवम, मेघदूत इत्यादि। इनके अलावा मेगास्थनीज ने एक इंडिका नामक किताब लिखा था। इंडिका में कौन वंश के बारे में जानकारी है, तो मौर्य वंश के बारे में, है ना। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक किताब लिखा था, तो अर्थशास्त्रों में मौर्य वंश के बारे में जानकारी है। अर्थशास्त्र के बारे में पूछता है कि यह किस पे आधारित किताब है, तो कानून और राजनीति पे आधारित किताब है। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से है, वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है, और मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त हैं, और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक हैं। ध्यान रखेंगे। 16 महाजनपद के बारे में जो जानकारी है ना, यह आपको अंगुत्तर निकाय में मिलेगा, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति जो कौन लिखे हैं, तो कवि हरिसेन ने लिखे हैं, है ना। ये गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मुहैया करवाते हैं। एहोल अभिलेख जो किनके द्वारा लिखा गया है, कवि रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। सभी बात एग्जाम में आते हैं, स्किप मत करना। इस शिलालेख में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे पराजित किया था, कब, 618 ईस्वी में, तो इसे भी ध्यान
रखेंगे। इनके अलावा भारत में केंद्रीय बैंक जो है, तो सबसे पहले भारत में जो केंद्रीय बैंक लगाने का प्रयास किया गया था वो किस आयोग के द्वारा किया गया था, तो चैम्बरलिन आयोग के द्वारा। VVI करके रखेंगे क्योंकि पिछले एग्जाम में हिल्टन यंग आयोग पूछ दिया गया है, तो इनसे संबंधित इसी प्रकार का यह भी होगा, है ना। तो सबसे पहले जो केंद्रीय बैंक की व्यवस्था की गई थी, चैम्बरलिन आयोग प्रयास किए थे 1914 में। 1914 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार हो जाता है, ये असफल रहते हैं, ये वाला जो है नहीं बन पाता है। फिर आधुनिक रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ये हिल्टन यंग आयोग के अनुसार 1935 के अंदर किया जाता है। बाद में इनका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक या अंतिम ऋणदाता बैंक भी कहा जाता है। इनके द्वारा मौद्रिक नीति बनाना, नोट छापना, प्रतिभूतियों की लेन देन करना, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, व्यावसायिक बैंकों को लोन प्रोवाइड कराना, साथ ही साथ जो आपका सूक्ष्म लोन प्रदान करने वाली वित्तीय संस्था है उनको रेगुलेट करना, MFI कंपनियों को। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशी विनिमय संचयन का रखरखाव भी देखता है। तो ये सभी के सभी कार्य किसके हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। ट्रेजरी बिल बेचना ये भी इनका काम हो जाएगा, है ना। ट्रेजरी बिल की अवधि 3 प्रकार का बता दिए थे, कितने पूछता है 91, इसके 2 से गुना करेंगे 182 और फिर 364। ये ट्रेजरी बिल के अवधि 3 प्रकार के होते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। ट्रेजरी बिल को टी बिल भी कहते हैं। भारतीय मुद्रा के पीछे एक साथ जो भाषा का कॉम्बिनेशन है, जो समूह है, उसमें कितने भाषा मिलते हैं, तो जो समूह के साथ लिखे गए हैं उसमें 15, और हिंदी और अंग्रेजी जो इसमें नहीं रहते हैं तो इनको भी पकड़ लीजिए तो टोटल हो जाएगा 17, ठीक है। इसके अलावा जो भारतीय बैंक नोट छापता है कौन प्रणाली अपनाता है, तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अनुसार नोट छापने का काम भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा करी जाती है। एक क्वेश्चन आता है सर कि भारत में दास्मिक मुद्रा की प्रचलन कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1957 में। इससे पहले आना चलता था, 16 आना, है ना। आजकल की भी गांव में बोलते हैं नारे हो जाएगा काम, 16 आना, है ना। मतलब इससे पहले आना, फिर बाद में जो दास्मिक है कि भाई 100 पैसे का 1 रुपया होगा, ये 1957 में प्रचलन में आया। भारत सरकार के द्वारा 1949, 1966 और 1991 3 बार जो है मुद्रा को अवमूल्यन किया गया है। और अवमूल्यन से क्या होता है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। निर्यात की बढ़ावा कैसे मिलते हैं बता दिया कि मान लीजिए आज $1 का वैल्यू 82 रुपया है, मान लीजिए $1 का वैल्यू आप घटा के, है ना, आप जो है 95 रुपया कर दो, ठीक है ना। तो ये आपके हिसाब से लग रहा है कि बढ़ रहा है, लेकिन आपकी मुद्रा की वैल्यू घट रही है, तभी डॉलर के तुलना में जो है ज़्यादा आपको देना पड़ रहा है $1 का, ठीक है। तो अमेरिकन क्या चाहेगा या फिर अन्य विदेशी क्या चाहेगा कि चलो अभी ज़्यादा इन्वेस्ट कर लो, कम पैसे में हो जाएगा। तो निर्यात को बढ़ावा मिलता है मूल्यन के अनुसार। इनके अलावा भारत में मुद्रा विमुद्रीकरण सबसे पहले 1946 में हुआ था, दूसरी बार 1978 में और तीसरी बार 2016 में। नोटबंदी भाई। इनके अलावा भारत में इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा आपूर्ति चेन में M1, M2, M3, M4 सबसे ज़्यादा M1 रहता है। जो आपके और हमारे पास जो पैसे हैं इसे M1 में रखते हैं, और सबसे कम जो है, सबसे कम लिक्विडिटी जो है M4 का होता है। पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, ये सब क्या है, ऐच्छिक मुद्रा है, ऑप्शनल मनी है, ठीक है। पूछ देगा कि भाई पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट ये सब क्या है, तो ऑप्शनल मनी है। SDR को क्या कहते हैं, कृत्रिम मुद्रा कहते हैं। नरसिम्हा समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधारों से था। इनके अलावा ग्रामीण बैंक की शुरुआत इंडिया में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब लगा था, 1975 में। कौन गो 2 स्टेट है जहां पे ग्रामीण बैंक नहीं है, तो एगो सिक्किम में नहीं है सर, एगो गोवा में नहीं है, ठीक है। अब ग्रामीण बैंक इंडिया में स्थापित नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा किस सल्तनतकालीन शासक ने भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का आधा कर दिया था, अगर इस दूसरे लैंग्वेज में लिखे तो 50% टैक्स का दर किस सल्तनतकालीन शासक में थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने आधा आधा कर दिया था कि आधा तुम रखो आधा हम। आजकल गाँव में बटाई खेती होता है तो सेम होता है, आधा तुम रखो आधा हम, है ना। अलाउद्दीन खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ, ठीक है ना। और जबकि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लगाया, ये वो विशेषता है। इनके द्वारा सीरी का किला बनाया गया, सीरी लिखा गया है, ई सीरी नहीं भाई, सीरी, ये तो सीरी तो भगवान वाला सीरी है। सीरी का किला, अलाई दरवाजा, हजार खंभा महल, ये सभी के सभी अलाउद्दीन खिलजी जो है बनवाए थे। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को क्या कहा करता था, सिकंदर ए सानी, अपने आप नाम रख लिया था कि मैं दूसरा सिकंदर हूं। इनके अलावा
अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत के विजय हेतु किसे सेलेक्ट किए थे? मलिक काफूर को। ये मलिक काफूर थे जो है ना तो नर और ना तो लेडीज, है ना। इनके अलावा अलाउद्दीन ने घोड़ा दागना और सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा स्टार्ट किया था। सिजदा और पैबोस वाला मत भूलिएगा, वो गयासुद्दीन बलबन ने किया था, वो पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहली बार सल्तनत में सैनिकों को नगद वेतन देने, अस्थायी सेना रखने इत्यादि का जो है प्रथा स्टार्ट किया था। तो दोस्तों ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो। अब मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा हूँ, शायद लेट हो गया हूँ, है ना। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।